तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो करंट अफेयर्स के लिए एक और पार्ट आपके सामने लेकर के आ गए हैं। जितने भी एग्ज़ाम आप लोग फ्यूचर में दे रहे हैं, उन सभी में आपको इस सेशन से हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ, करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि जब भी आपका एग्ज़ाम है, तो उससे करीब 7 से 8 महीने पहले तक के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर्स में। और एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एग्ज़ाम से आमतौर पर 1 महीने पहले का आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है? तो इन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ। डेली मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत काम की बातें मैं इसमें आपसे करूँगा, इधर-उधर की फालतू की बातें, वीडियो की लेंथ को बढ़ाने के लिए या वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं इसमें कुछ भी अनाप-शनाप या एक्स्ट्रा बातचीत आपसे नहीं करूँगा। बाकी आप लोग समझदार खुद ही हैं, खुद ही समझ जाते हैं कौन सा वीडियो देखना चाहिए और कौन सा नहीं देखना चाहिए। तो खैर, एससीओ सम्मेलन हो गया, संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो गई 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच। ये एससीओ का 25वां सम्मेलन था। एससीओ में कुल 10 सदस्य हैं, सभी 10 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। सवाल यहाँ से बनेगा कि एससीओ का 10वां और सबसे नया सदस्य जो है बेलारूस है। ये 25वां सम्मेलन इस बार चीन में हुआ, चीन के शहर तियानजिन में। और चीन में एससीओ की ये 5वीं बैठक थी। ठीक है, इसमें मंगोलिया ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसको एससीओ में ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए गए और प्रधानमंत्री की चीन की ये यात्रा 2018 के बाद 7 वर्षों के बाद हुई है। हालांकि चीनी राष्ट्रपति से मुलाकातें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती रही हैं, लेकिन चीन की यात्रा ये 2018 के 7 वर्ष बाद हुई है, मोदी जी की यात्रा। अब इस एससीओ सम्मेलन की थीम थी, अक्सर सवाल आता है ये, संघाई भावना को कायम रखना, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। ये इसकी थीम थी, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। और वर्ष 2025 जो है वो एससीओ मनाएगा ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के वर्ष के रूप में। एससीओ का पहला सम्मेलन 2001 में संघाई में हुआ था। आप लोग इसमें और एक्स्ट्रा रिसर्च करना चाहें तो ये कर लीजिएगा कि एससीओ कब बना और इसमें कौन कौन मेंबर हैं। भारत और जापान की शिखर बैठक हुई। एससीओ में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री जापान गए थे, तो जापान जाने का उनका मकसद था भारत जापान की जो वार्षिक शिखर बैठकें होती हैं उसकी 15वीं बैठक में भाग लेने के लिए मोदी जी गए। 29 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा में रहे वो। जापान में टोक्यो में ये बैठकें हुई। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपसे पूछेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जापानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 300 किलोमीटर टोक्यो से दूर मेट्रो ट्रेन में बैठ करके सेंदाई की यात्रा की। सेंदाई गए वो, सेंडाई या सेंदाई। यहाँ पर उनका मकसद था यहाँ पर लगे हुए सेमीकंडक्टर चिप प्लांट को घूमना या उसकी विजिट करना। जापान के प्रधानमंत्री हैं इशिबा शिगेरू। ये सवाल बढ़िया है, कहाँ पर सेंडाई में उन्होंने किसकी विजिट की? एक सेमीकंडक्टर चिप प्लांट की। चलिए आगे चलते हैं। ये काफ़ी चर्चित मुलाकात रही थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की। ये मुलाकात हुई थी 15 अगस्त सन 2025 को और अलास्का में एंकारेज में। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रूसी राष्ट्रपति अलास्का आया। तो अलास्का में एंकारेज में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई और मुलाकात का जो मुख्य मकसद था वो था रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका संघर्ष विराम हो जाए। लेकिन बातचीत में कोई खास हल निकला नहीं। तो अब ये बातचीत जो हुई एंकारेज में एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन सेन एयरबेस पर ये बातचीत हुई थी। ठीक है ना? एक्चुअली इसमें अब रूस यूक्रेन बातचीत में जो मुख्य पेच फंस रहा है वो ये फंस रहा है कि रूस ये चाहता है कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो जाए। और दूसरा, जो रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेन का लगता हुआ प्रांत डोनबास है, इसके ज़्यादातर हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस ये चाहता है कि यूक्रेन डोनबास पर से अपना कब्जा हटा ले। डोनबास में बहुत सारा लोहा और कोयला मिलता है और रूस की नज़र इस डोनबास पर ही है और साथ ही साथ इसके थ्रू होते हुए रूस जो है काला सागर तक अपनी निर्बाध पहुंच बनाना चाहता है। लेकिन यूक्रेन को ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। रूस से लगा ये यूक्रेनी प्रांत जो है डोनबास का, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूसी भाषा बोलते हैं।
फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ये भारत यात्रा पर आए अगस्त में। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं और इनका आने का अवसर जो था वो ये था कि इस साल हम फिलीपींस और हम अपने राजनयिक संबंधों की, डिप्लोमेटिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हमने क्या किया, हमें क्या मिला है कि अब फिलीपींस ने जो घोषणा की है कि अब भारतीय पर्यटकों को फिलीपींस में वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। यानी कि अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं फिलीपींस और आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आपको किसी वीज़ा या वीज़ा फ़ी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये अक्सर सवाल आता है कि हमने जो विदेशों को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट की तो सबसे पहला जो ब्रह्मोस का खरीदार था वो फिलीपींस ही था। सिदिबेनी राबुका, ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। दक्षिणी प्रशांत सागर में एक बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है फिजी, और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नहीं, फिजी के प्रधानमंत्री 24 से 26 अगस्त के बीच भारत की यात्रा पर आए। अब भारत की यात्रा के अवसर पर इन्होंने जो है सदस्यता ली किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ईसा और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी किसी ना किसी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है भैया, ध्यान रखना। CDRI, ये भारत की पहल पर बना है। ईसा भी भारत की पहल पर बना है। ये CDRI भी भारत की पहल पर बना है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का मतलब ये है कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और तमाम तरह की जो आपदाएं आती हैं उनसे रोकथाम के लिए हमने जो ढांचा बनाना है वो मिलजुल करके बनाना है। इसको जो शॉर्ट में नाम दिया गया है वो दिया है CDRI। तो और तीसरा जो भारत की पहल पर बना है वो वैश्विक बायोफ्यूल अलायंस, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। तो इन तीनों की ही सदस्यता लेने की घोषणा की फिजी के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान। ठीक है, अब इसके अलावा फिजी ने आगामी वर्ष 2028-29 के लिए भारत की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया। अस्थायी यानी कि हम तुम्हें वोट देंगे, जब भी इलेक्शन होगा तो हम तुम्हें वोट देंगे अस्थायी मेंबरशिप के लिए। इसके अलावा बदले में भारत ने फिजी की सेना के लिए एम्बुलेंस गिफ्ट की। इसके अलावा एग्रीकल्चर ड्रोन गिफ्ट किए और मिट्टी की जांच के लिए मोबाइल मृदा परीक्षण लैब गिफ्ट की। इसके अलावा भारत ने फिजी की राजधानी सुबा में 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की। इसके अलावा फिजी को हमने एक डायलिसिस यूनिट गिफ्ट की। वहाँ की सेना को समुद्री एम्बुलेंस गिफ्ट की और वहाँ पर एक जन औषधि केंद्र स्थापना करने की घोषणा की। और फिजी का जो डेवलपमेंट बैंक है और भारत के नाबार्ड के बीच में भी सहयोग की घोषणा की गई। अब ये खूब आ रहा है एग्जाम में, युद्ध कला पर त्रिरण संवाद। अब ये युद्ध कला पर त्रिरण संवाद क्या है? देखो, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ उसमें उस युद्ध को हमने जीत लिया, अच्छी तरह से जीत लिया। लेकिन उसके बाद हमने ये देख लिया कि हम जो हैं धीरे धीरे अपने आसपास दुश्मनों से गिरते जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान तो हैं ही हमारे खुले दुश्मन, कुछ और देश ऐसे भी हैं जो हमसे अब बैरभाव रखने लगे हैं। तो हम अब अपने भविष्य की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी ने सुदर्शन चक्र की भी घोषणा की थी। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल थल नभ हर जगह हमारी जो सुरक्षा है न केवल मजबूत हो बल्कि स्थायी हो। तो भविष्य में जो युद्ध लड़े जाएंगे उन युद्धों से कैसे हमने पार करना है, कैसे हमने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है, कैसे हमने अपना युद्ध कौशल और बेहतरीन बनाना है। इसके अलावा हमने कैसे जो विदेशी हथियार हैं उन पर निर्भरता कम करनी है और हथियारों के मामले में या युद्ध से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमने किस तरह से आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। इन सब मसलों पर बातचीत के लिए एक सेमिनार का आयोजन हुआ। ये CDS के सुपरविजन में हुआ था। इसको नाम दिया हमने युद्ध कला पर त्रिरण संवाद 2025। पहली बार इस तरह का सम्मेलन हुआ। युद्ध कला व युद्ध संघर्ष पर ये बातचीत हुई है। और कहाँ पर हुई है? महू या डॉक्टर अंबेडकर नगर में, ये मध्य प्रदेश में आर्मी बार कॉलेज में, ठीक है ना, आर्मी बार कॉलेज में 26 से 27 अगस्त को ये सम्मेलन हुआ। और ये ऐसा सम्मेलन भारत में पहली बार हुआ। इसका मकसद था युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेना के बीच बातचीत, संचार, सहयोग में वृद्धि। इसका आयोजन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के मार्गदर्शन में हुआ था। और ये किसने मिलकर किया? एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र, सेना प्रशिक्षण कमान, इन सब ने मिलकर के ये सम्मेलन किया था। इसमें बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों, बहुत सारे रक्षा उद्योगों के प्रमुखों ने भी भाग लिया था। हमारे प्रधानमंत्री ने
हाल ही में 5 देशों की यात्रा की 2 से 9 जुलाई 2025 के बीच में। कुल 5 देशों की यात्रा थी, ये भी याद कर लेना आप लोग। और इस यात्रा का क्रम क्या था? घाना से गए। घाना अफ्रीकी देश है, आप लोग नक्शे में जानते ही होंगे। पहले घाना पहुंचे, अगर इसका क्रम भूल जाओ तो ध्यान रखना। पहले घाना पहुंचे, फिर कैरेबियन आइलैंड में त्रिनाद एंड टोबैगो पहुंचे, फिर साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना पहुंचे, और अर्जेंटीना के बाद ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद नामीबिया। ठीक है, देखो, अफ्रीका से साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड से सीधे साउथ अमेरिका के लास्ट में अर्जेंटीना, वहां से ये पहुंचे ब्राज़ील, और ब्राज़ील से अगेन अफ्रीका में नामीबिया की यात्रा इन्होंने की। घाना ही पहुंचे 2 जुलाई को। घाना की कैपिटल है अकरा। घाना के साथ 4 समझौते हुए, संस्कृति, मानक, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के। घाना ने मोदी जी को अपना राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, इससे सम्मानित किया। घाना की संसद को संबोधित करने वाले मोदी जी जो हैं, वो किसी भी देश के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। मोदी जी ने घाना की संसद में संबोधन किया, और घाना की संसद में संबोधन करने वाले मोदी जी किसी भी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अगला चरण में त्रिनाद एंड टोबैगो, वहाँ के जो राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, वहाँ पहुँचे। यहाँ पर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राष्ट्राध्यक्ष कमला प्रसाद विशेषर ने, प्रधानमंत्री हैं यहाँ की ये, कमला प्रसाद विशेषर ने परंपरागत भारतीय प्रधान साड़ी में उनका स्वागत किया। यहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन में रेड हाउस में मोदी जी का वेलकम हुआ। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से हमने कुल 6 समझौते किए। फार्मोकोपिया, ये औषधि संस्थार ग्रंथ है कोई। फार्मोकोपिया, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण, हिंदी व भारतीय अध्ययन चेयर, यहाँ पर कुल 6 समझौते हुए ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में यहाँ की करीब 40% जो आबादी है वो भारतीय मूल की है। तो जो यहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, उसकी ऐसे लोगों की 6ठी पीढ़ी को मोदी जी ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की। तो इस सवाल आपसे बनेगा कि पहली बात तो यही है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड क्या है? ये भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है जो अब भारत के नागरिक नहीं हैं बल्कि विदेशों के नागरिक हैं, वहीं जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, ठीक है ना। उन्हें ये कार्ड दिया जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। ओसीआई कार्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पर एक तरह से परमानेंट रेजिडेंट का अधिकार मिल जाता है। अब आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जब मर्जी आ सकते हैं, जा सकते हैं। बस एक जो खास अधिकार है, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वो आपको नहीं मिलेगा। तो त्रिनाद एंड टोबैगो, क्योंकि भारतीय मूल के नागरिकों की 6ठी पीढ़ी को, ठीक है ना, अभी तक चौथी 5वीं पीढ़ी थी, अब 6ठी पीढ़ी भी आ गई है, तो वो भी मांग कर रही थी, तो इनकी 6ठी पीढ़ी को भी अब ओसीआई कार्ड देने की घोषणा की गई है। यहाँ की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो हैं, इसी साल 2025 में भारत में हुए प्रवासी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थी। तो यहाँ की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने मोदी जी को अपने देश का, यानी कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो दिया। ये सम्मान पाने वाले, या ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले विदेशी बने, ठीक है। और यहाँ की संसद में भी मोदी जी ने भाषण दिया, और यहाँ की संसद में भाषण देने वाले मोदी जी पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बने। इसके बाद मोदी जी अर्जेंटीना गए। अर्जेंटीना में एजिजा एयरपोर्ट, ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, वहाँ पर इनका स्वागत हुआ। और अर्जेंटीना जो है द्विपक्षीय यात्रा, देखो, एक तो द्विपक्षीय यात्रा का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे देश के आमंत्रण पर वहाँ पर जाएं पर्सनली मुलाकात के लिए, और वैसे किसी देश में कोई सम्मेलन हो रहा है तो वो एक अलग यात्रा है, उसे द्विपक्षीय यात्रा का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो अर्जेंटीना में अक्सर बहुत सारे सम्मेलनों में भागीदारी मोदी जी की होती रही है, दूसरे लोगों की भी होती रही है, लेकिन अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 57 साल बाद की है, ठीक है। यहाँ पर कासा रोसेडा एक इमारत है, वहाँ पर इनका स्वागत किया गया, और ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी इन्हें सम्मान पूर्वक भेंट की गई। इसके बाद मोदी जी ब्राज़ीलिया में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राज़ील चले गए, ठीक है साहब। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भवन अल्वोरेडा पैलेस में इनका स्वागत हुआ, और यहाँ भी 57 साल बाद, और यहाँ भी 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यात्रा की है द्विपक्षीय संबंधों के लिए। तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों ही देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के लिए 57 वर्ष बाद
किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने की है। ब्राजील ने भी इन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मोदी जी पहुंचते हैं नामीबिया। नामीबिया जो कि इसकी राजधानी है नामीबिया की विंडहॉक, और विंडहॉक में मोदी जी ने हीरोज एकर स्मारक, जो कि नामीबिया के फाउंडर और फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर सेम नुजमा का स्मारक है, वहाँ गए, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जितने विदेशी राजनयिक आते हैं वो प्रधानमंत्री वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं, उसी तरह से मोदी जी वहाँ पर गए। नामीबिया की आबादी मात्र 30 लाख है, मगर नामीबिया जो है गैस, तेल, यूरेनियम, तांबा, स्वर्ण आदि के बड़े बड़े भंडारों से संपन्न है। नामीबिया ने भी हमारे आपदारोधी गठबंधन जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। और एक मज़ेदार बात यह है कि आपका जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है, जैसे आप लोग करते हो ना पेमेंट गूगल पे वगैरह यूपीआई, तो यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला अब पहला देश हो गया है नामीबिया। नामीबिया ने भी मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विट्सिया मिराविलिस। मुझे से इनकी इंग्लिश में स्पेलिंग नहीं लिखी गई तो मैंने हिंदी में ये रख दिया आपको। अब हमारे प्रधानमंत्री को मिलने वाला ये 27वां किसी भी देश का जो सर्वोच्च सम्मान मिला, ये 27वां था, ये याद रखना, ठीक है ना। 5 देशों की यात्रा में मोदी जी ने 5 देशों की यात्रा की। मुझे पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो गया शायद। घाना गए, घाना के बाद ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहाँ से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से ब्राज़ील और ब्राज़ील से वापस नामीबिया। तो 5 देशों की यात्रा में अर्जेंटीना के अतिरिक्त बाकी सभी 4 देशों ने इन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। तो ब्रिक्स का 17वां सम्मेलन हो गया, मोदी जी ने भी इसमें भागीदारी कर ली। 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच में ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया। अब ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य हो गए, इन सभी 11 सदस्यों ने इसमें भागीदारी की। ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य जो है वो इंडोनेशिया है, 11वां। अच्छा, ब्रिक के जो फाउंडर मेंबर हैं वो 4 थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। तब इसको ब्रिक्स ना कह करके इसको ब्रिक कहा जाता था। 4 मेंबर थे। 5वां सदस्य इसका बना दक्षिण अफ्रीका। फिर इसका तृतीय विस्तार हुआ तो मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी और यूएई, कुल 5 देश इसमें और जुड़े, ठीक है। और अब सबसे नया देश जो हो गया वो हो गया इंडोनेशिया, 11वां। ब्रिक्स की इस बैठक में शी जिनपिंग नहीं आए, व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आए। हालांकि शी जिनपिंग तो आए ही नहीं, उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री आए। व्लादिमीर पुतिन जो है कि भौतिक रूप से इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल इस बैठक में वो जुड़े थे। सम्मेलन स्थल पर नहीं आए, लेकिन ऑनलाइन वो इसमें जुड़े थे। ब्रिक्स की थीम थी इस बार अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है, याद रखना। मोदी जी ने अब ब्रिक्स को एक नया नाम दिया। हालांकि ब्रिक्स का नया नाम पड़ा नहीं है, लेकिन मोदी जी ने ब्रिक्स को इस रूप से परिभाषित किया, क्या कि बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन। ब्रिक्स का जो आगामी 18वां सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।